खबरों के अलग अलग पहलू को आपके सामने उन बारीकियों के साथ लेकर आते हैं मैं अजय कुमार मिस्टर एनालाइजर में। मिस्टर एनालाइजर में जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले विश्लेषण करेंगे चुनावी मौसम में राम रहीम को पेरोल क्यों दिया गया है, यह पूरा चक्र क्या है, हनीप्रीत कैसे अब दीदी बन गई है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आखिरकार हमारे देश में मधुमेह कितनी बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है, यह देश इतना मीठा क्यों होता जा रहा है भाई। फिर उसके बाद विश्लेषण करेंगे इस्लामाबाद में पाकिस्तान को क्या अब इमरान खान बर्बाद करते दिखाई देंगे, क्या इमरान खान एक नई साजिश, एक नई पारी की सोच के साथ पाकिस्तान को नस्तानाबूद करना चाहते हैं। और फिर बात करेंगे एलन मस्क की, जिन्होंने ट्वीट किया चिड़िया अब आजाद है, ट्विटर आजाद है। क्या वास्तविकता में या एलन मस्क इसे पूरे तरीके से बर्बाद करने के लिए आजाद हो चुके हैं। तो आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने पहले प्रस्तुत करते हैं। डेरा सच्चा सौदा का बाबा राम रहीम एक सजा याफ्ता मुजरिम, लेकिन आज यही बाबा राम रहीम राजनीति के लिए एक बहुत ही आवश्यक बुराई या यूं कहें कि मजबूरी बन चुका है। क्यों ऐसा क्यों है कि राम रहीम आज हरियाणा की राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। 18 महीने की सजा इस व्यक्ति को मिली है, 1 फरलो और 2 पेरोल अब तक इसे दी जा चुकी है। जब जब चुनाव आते हैं तब तक राम रहीम को जेल से बाहर कर दिया जाता है। राम रहीम के लिए ऐसा लगता है जैसे कि कैदी कानून में बदलाव करना भी राज्य सरकार के लिए बहुत दूर की कौड़ी नहीं होती है। राम रहीम के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप, लेकिन राम रहीम के आज देश में तकरीबन 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं जो कि वोटर भी हैं। और इसके साथ साथ अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तकरीबन 1.5 करोड़ वोट राम रहीम के इशारे पर चलते हैं। अब आप समझ गए राम रहीम का महत्व क्या है हरियाणा में। बाबा राम रहीम को अभी जेल पर नहीं बल्कि उनसे बाहर निकाल दिया गया है, पेरोल पर रिहा कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेरोल पर रिहा होने के बाद वो ऑनलाइन संसद कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, ऑनलाइन अपने तमाम भक्तों से जुड़ रहे हैं। और उनकी तथाकथित तौर पर सामाजिक तौर पर बेटी माने जाने वाली हनीप्रीत, जिनका नाम अब बदल चुका है, वो भी अब मौजूद रहती है। क्या ये महज संयोग है, ये सब कुछ हो रहा है? तो आइए सहयोग के पीछे की परतें आपको खोलकर बताते हैं। राम रहीम को 15 अक्टूबर को पेरोल पर छोड़ा गया। यह पेरोल 40 दिनों के लिए दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत लंबी अवधि है। 25 नवंबर तक राम रहीम पेरोल पर रहेगा। और इस समय हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव होने वाले हैं और इसके साथ साथ हरियाणा में पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं। तो आप कहेंगे भाई चुनाव से राम रहीम का क्या लेना देना, इसीलिए तो हमने आपको पहले बताया हरियाणा में 1.5 करोड़ वोट पर राम रहीम के डेरे का बड़ा प्रभाव है साहब। पंचायत का चुनाव किसी भी राज्य में स्थानीय निकाय का चुनाव होता है और पंचायत के चुनाव के नतीजे तय करते हैं कि आने वाले विधानसभा में राज्य में जनता किस करवट वोट देने का विचार कर रही है। तो जाहिर सी बात है राम रहीम की मदद के बिना भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार हरियाणा में अपने आप को पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाई। अब एक तथाकथित बाबा जिसके पास राज्य में 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने उसकी मुट्ठी में हैं, जिसकी एक आवाज पर देश के 5 करोड़ लोग एक राजनीतिक दल को चुनकर उसे अपना वोट दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक हलकों में इस बाबा का वजन कितना ज्यादा है आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। भले लोग राम रहीम को भगवान माने या ना माने, लेकिन वोटों का भगवान तो राम रहीम है ही। उसके पास यह ताकत है, वो किसी की सत्ता बना सकता है, किसी की सत्ता बिगाड़ सकता है। और यही वजह है कि राम रहीम जब सत्संग करता है, वो भी ऑनलाइन पेरोल पर छूटने के बाद, वो राम रहीम जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप है और वो इसके लिए सजा काट रहा है, तो उसकी दरबार में अलग अलग राजनीतिक दल के कई नेता सिर्फ हाजिरी लगाते दिखाई नहीं देते, बल्कि राम रहीम को पैर छूते हुए उनके सामने शाश्वत दंडवत करते हुए दिखाई देते हैं।
हमारे राजनेता कुछ भी कर सकते हैं साहब। अब देखिए ये फहरिस्त आपके सामने रख रहे हैं कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में हिस्सा लिया और उनके पैर छूने की कोशिश भी की, ऑनलाइन ही सही। विक्रम ठाकुर परिवहन मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में। रेणु बाला गुप्ता मेयर हैं करनाल नगर निगम के। रणबीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा। योगेंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी करनाल के जिला अध्यक्ष हैं। कृष्ण मीणा विधायक हैं जींद के, भारतीय जनता पार्टी के हैं। रामकरण काला जेजेपी के विधायक हैं हरियाणा के। ये तमाम वो राजनीतिक शख्सियत हैं जिन्होंने राम रहीम की इस समागम में हिस्सा लिया और बाबा की जय जयकार करते थकते नहीं दिखाई दे रहे थे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में भी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार के इतने बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक राम रहीम के दरबार में मत्था टेकने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं? कई ऐसी पार्टियां हैं जो शुचिता के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने का दावा करती हैं, लेकिन शुचिता के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाली ये राजनीतिक पार्टियां एक सजा याफ्ता बाबा के घर पर पहुंचकर उसके समागम में हिस्सा लेकर कौन सा ज्ञान ले रहे हैं? क्या ये वही ज्ञान है जिसके जरिए मोक्ष मिलता है, या दरअसल ये वो ज्ञान है जिसके जरिए वोट बैंक का मोक्ष प्राप्त होता है, वोट बैंक का आशीर्वाद प्राप्त होता है? क्योंकि हरियाणा में आदमपुर का उपचुनाव 9 से 12 जिलों में है और उसके साथ साथ पंचायत के चुनाव भी होने हैं और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आप समझ जाइए कि राम रहीम का महत्व कितना है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 12 नवंबर को हैं। राम रहीम उस समय पेरोल पर जेल से बाहर है। पिछले 18 महीने में 3 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम। 7 फरवरी 2022 को राम रहीम को पहली बार फरलो मिला। यह फरलो 20 दिन का था। जब वो जेल से बाहर आया था उस वक्त पंजाब में विधानसभा चुनाव थे। 17 जून को दूसरी बार राम रहीम को पेरोल पर जेल से बाहर आने का मौका मिला। यह पेरोल 30 दिन का था और जब वो जेल से बाहर आया था तो उस वक्त भी चुनाव का मौसम था। तीसरी बार 15 अक्टूबर को राम रहीम को जेल से बाहर किया गया है। 40 दिनों का पेरोल है और अभी उपचुनाव है, हिमाचल के चुनाव सामने हैं। अब आप खुद ही समझ जाइए कि इसमें 2 और 2 5 नहीं 4 ही होते। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जेल की ऐसी रियायतें किस तरीके से मिल रही हैं, बाकी क्या सभी अपराधियों को इसी तरह का फरलो और पेरोल मिलता है, तो ऐसा नहीं। क्योंकि हरियाणा की सरकार ने अब प्रिजन एक्ट में बड़ा संशोधन किया है और यह संशोधन क्या कहता है अब आपकी स्क्रीन पर है। कोई भी कैदी साल में 3 बार पेरोल ले सकता है। साल में 10 हफ्ते की पेरोल दी जा सकती है। पूरी पेरोल एक साथ नहीं दी जा सकती। यह बदलाव अभी आया है राम रहीम के लिए। अब इसी बदलाव के बाद राम रहीम पहली बार 30 दिन के लिए और अब 40 दिन के लिए जेल से बाहर आ चुका है। लेकिन जब इस पूरे मसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भारत 24 ने सवाल पूछा तो साहब का इशारा किस तरीके से था, सामने देखिए। काफी बार हमने देखा है बीजेपी लीडर, अभी हाल में ही बीजेपी लीडर्स बाबा राम रहीम के सत्संग में हो गया विषय, मैंने बता दिया ना, मेरा कोई लेना देना नहीं इस विषय से। मुख्यमंत्री जी का लेना देना बिल्कुल नहीं है इस विषय से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेरोल और फरलो तो कोर्ट से मिलता है, लेकिन उसके कागजात कौन तैयार करवाता है? मुख्यमंत्री जी। क्या ये कागजात आपकी सरकार नहीं तैयार करवाती? क्या ये कागजात आपकी नौकरशाही तैयार नहीं करती? और अगर करती है तो फिर आपका लेना देना क्यों नहीं है इससे? इस सवाल का जवाब आप देंगे क्या? जाहिर सी बात आप देना नहीं चाहेंगे क्योंकि वोट का मामला है। हम आपको ये इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आप देखिए कि राम रहीम के लिए कानून को किस तरीके से बदला जा रहा है। लेकिन बाबा के पास वोट बैंक है तो प्रिजन एक्ट का बदलाव हिमाचल प्रदेश, माफ कीजिएगा, हरियाणा की सरकार ने तुरंत कर दिया है। तो जो भी है, ये स्थिति राजनीति को बहुत सूट करती है और इसीलिए इस बार सियासत की इस गंगा में हर कोई हाथ धो लेना चाहता है।
अभी 3-3 चुनाव सर पर है। ऐसे में राम रहीम को जेल से बाहर निकलना बहुत सही है। ऑनलाइन सत्संग कराना और भी सही है। भक्तों का दरबार लगाना उससे भी ज्यादा सही है। और इस दरबार में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री, मेयर आशीर्वाद लेने पहुंचे तो इन तस्वीरों को सार्वजनिक होते हुए देखकर कहीं कोई कुछ नहीं कह सकता। विपक्ष जब आक्रामक होता है तब ऐसा बातें उठाई जाती हैं कि दरबार में सियासी कोई भी बात नहीं होती है। ये तो धर्म है, ये आस्था है, और इस आस्था के खिलाफ कहीं कोई कैसे आवाज उठा सकता है साहब? चुनाव सर पे हैं और ऐसे में बाबा राम रहीम का जेल से बाहर आना और ऑनलाइन सत्संग को करना, इन सत्संगों में बीजेपी के मंत्री से लेकर मेयर और डिप्टी स्पीकर का पहुंचना, ये तस्वीरें सामने आने के बाद बाबा राम रहीम और मनोहर लाल सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। अब विपक्ष के दरवाजे से उठी ये आंच मनोहर सरकार तक पहुंचना लाजमी है। तो अभी तक तो हमने आपको दिखाया राम रहीम के राजनीतिक वजूद और राजनीतिक वजहों से उनके पेरोल की कहानी। अब आपको हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं राम रहीम और हनीप्रीत के बारे में जिसके पुख्ता जानकारी सिर्फ और सिर्फ भारत 24 के पास है। हमारे पास ये पूरे कागजात हैं, मैं यहां आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, हमारे पास ये पूरे कागजात हैं जिनको मैं आपके सामने प्रदर्शित कर सकता हूं, जिसमें हर तरह के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और उसके आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं कि किस तरीके से हनीप्रीत और राम रहीम लोगों के पैसे के साथ बंडरवाट करने जा रहे हैं। तो आइए इन कागजात से आगे बढ़ते हुए इसकी सच्चाई और बारीकियां अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। डेरा सच्चा सौदा के पास असीम और अकूत संपत्ति है और राजनीतिक खेल के साथ साथ राम रहीम और हनीप्रीत मिलकर डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति के साथ एक जबरदस्त खिलवाड़ भी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। भारत 24 के पास पूरे सबूत हैं, ये कागजों का पुलिंदा उसका सबूत मेरे साथ। हम आपको बताएंगे कि राम रहीम अब कैसे डेरा की संपत्ति को चाटने में लग गया है। डेरा की संपत्ति परिवार के वारिसों को मिलती है, ये आमतौर पर एक पूर्व विधित परंपरा थी है। परिवार के अगले उत्तराधिकारी के पास आमतौर पर डेरा की संपत्तियां जाती हैं और ऐसे में राम रहीम के 2 बेटे हैं और उनकी एक बेटी है, लेकिन किसी के पास यह संपत्ति जाने का हक नहीं है क्योंकि राम रहीम ने सारी की सारी संपत्ति अपनी सामाजिक तौर पर मनोनीत बेटी हनीप्रीत को दे दिया है। आप जरा सोचिए कि कैसे संभव हो सकता है। अगर आप किसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसी को गोद लेना चाहते हैं तो इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत लेना पड़ता है, लेकिन सामाजिक तौर पर आप किसी को कैसे गोद ले सकते हैं? और अगर गोद ले भी लिया तो क्या उसे आप संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या यह कानूनन अपराध नहीं है? इस लिहाज से राम रहीम डेरा सच्चा सौदे के तमाम नियमों का उल्लंघन कर रहा है। वो बहुत शक्तिशाली है, जाहिर सी बात है इसके खिलाफ कोई भी अपनी आवाज उठाने को तैयार नहीं। राम रहीम हनीप्रीत को अपनी धर्म बेटी बताता है, लेकिन भारतीय कानून धर्म बेटी जैसे किसी भी रिश्ते को कानूनी मान्यता देता ही नहीं। और खास करके जहां उत्तराधिकार की बात आती है तो कानून के दायरे में सामाजिक बेटी का कहीं कोई स्थान ही नहीं। इसलिए राम रहीम ने संपत्ति को पूरी तरीके से चाट जाने की एक और साजिश रची है। इसका डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है। भारत 24 के पास डेरा सच्चा सौदा का यह डॉक्यूमेंट है जिस पर नजर डालिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा के ट्रस्ट की चेयरपर्सन है और ट्रस्टी भी है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है। हनीप्रीत चेयरमैन भी हैं और ट्रस्टी भी हैं डेरा सच्चा सौदा। इसके बाद और ये सिग्नेचर भी नीचे देखिए, राम रहीम का सिग्नेचर भी इसमें पुख्ता हमारे पास मौजूद है। अब इसके बाद हम आपको एक और दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जो कि इसी साल 22 फरवरी को तैयार किया गया है। ये डॉक्यूमेंट अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। इस डॉक्यूमेंट में हनीप्रीत की जो डेजिग्नेशन दी गई है वो आप पढ़िए। उसका ओहदा बढ़ाकर वाइस पेट्रन कर दिया गया है। वाइस पेट्रन यानी कि पेट्रन राम रहीम है और राम रहीम के बाद अगर कोई व्यक्ति इस पूरे डेरा सच्चा सौदा का वारिस है तो वो है हनीप्रीत। इससे पहले जो हमने आपके सामने डॉक्यूमेंट रखा था उस डॉक्यूमेंट में ट्रस्टी के तौर पर वो थी, चेयरपर्सन थी, लेकिन अब वो
सेकंड पेट्रन बन चुकी है। इस डॉक्यूमेंट पर भी राम रहीम के हस्ताक्षर है। अब वाइस पेट्रन क्या होता है यह आपको समझना आवश्यक है। संस्थान में नंबर 2 का ओहदा होता है वाइस पेट्रन का। राम रहीम के बाद सब कुछ वाइस पेट्रन का हो जाता है। वाइस पेट्रन के पास ट्रस्ट की सारी संपत्ति, शक्ति और उसके चालन और उसके संचालन की पूरी ताकत। राम रहीम के बाद अब डेरा सच्चा सौदा का अगर कोई मालिक है तो वो है हनीप्रीत। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब दस्तावेजों पर राम रहीम ने खुद ही अपने हस्ताक्षर किए हैं और ये सिग्नेचर्स मौजूद हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी देखिए डेरा सच्चा सौदा के संपत्ति को किस तरीके से वारा नारा किया जा रहा है और ये सब कुछ मिली भगत है राम रहीम और हनीप्रीत। देखिए वाइस पेट्रन के तौर पर हनीप्रीत ने इस पूरे डॉक्यूमेंट पर साइन किया हुआ है। ये अभी आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। ये डॉक्यूमेंट्स आप कहीं नहीं देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ भारत 24 पर आपको मिलेगा। और उस पर हेडर जो है आप देखिए डेरा सच्चा सौदा सिरसा लिखा हुआ है। ये पूरा उसका पैम्पलेट है जिसके ऊपर ये सिग्नेचर्स किए जा चुके हैं। राम रहीम की हनीप्रीत अब रूहानी दीदी बन चुकी है। रूहानी दीदी, लेकिन ये रूहानी दीदी कितनी खतरनाक है अब इसके सबूत भी हम आपके सामने। हनीप्रीत उर्फ रूहानी दीदी के खिलाफ अब तक 70 से ज्यादा अलग अलग कंप्लेंट्स दाखिल किए जा चुके हैं, जो कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चिट्ठियां लिखकर भेजी गई। इनमें से 2 कंप्लेनेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने दस्तावेज, अपने कंप्लेंट्स भारत 24 को दिए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने हनीप्रीत के खिलाफ कंप्लेंट्स की। 2 कंप्लेंट्स हमारे पास। पहली कंप्लेंट का जो सबूत के तौर पर आपके पास है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचकुला में जो हिंसा हुई थी राम रहीम की गिरफ्तारी के समय, उसमें हनीप्रीत को पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता बनाया था। इस शिकायत में हनीप्रीत का पुराना आधार नंबर भी लिखा हुआ है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एफआईआर का नंबर भी इस शिकायत में दर्ज है। शिकायत में साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंसा में करीब 42 लोगों की जान गई थी। साजिशकर्ता हनीप्रीत आज खुलेआम कैसे घूम रही? इसका जवाब है किसी के पास? हरियाणा की सरकार के पास है इसका जवाब? क्या नहीं। यह देखिए आधार नंबर हनीप्रीत का जो अभी आपके सामने हम रख रहे हैं। एफआईआर नंबर भी हमारे पास है जो हमने आपके सामने रखा है। और उसके बाद भी हनीप्रीत खुलेआम घूम रही हैं और पेट्रन बन चुकी हैं, सेकंड पेट्रन बन चुकी हैं डेरा सच्चा सौदा का। दूसरी शिकायत जो दर्ज की गई है वो भी भारत 24 के पास है, अब आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें भी पंचकुला वाली हिंसा का ही जिक्र है जिसमें 42 लोगों की मृत्यु की बात सामने है। लेकिन शिकायत में हिसार के एडीएम की भी चर्चा है जिसके दायरे में यह जांच की गई थी और अभी तक ये जांच रुकी पड़ी हुई है। जांच पूरी क्यों नहीं हुई? हिसार के डीएम ने जांच पूरी क्यों नहीं की? यह देखिए इस एफआईआर में 42 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या का जिक्र एफआईआर में मौजूद है और उसके बावजूद हनीप्रीत के खिलाफ चलने वाली जांच पूरी नहीं हुई और अब वो किसी भी तरीके से डेरा सच्चा सौदा पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। डेरा सच्चा सौदा में क्या क्या हो रहा है, किस तरह के गुल खिलाए जा रहे हैं, यह भी आपको बता दें। वेश्यावृत्ति, ड्रग्स, हत्या, इस तरह के कई आरोप लगाए जा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के ऊपर। यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर अफीम की सप्लाई बड़े पैमाने पर होगी। डेरा सच्चा सौदा का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें फिल्म का निर्माण एक बहुत बड़ी एक जरिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें राम रहीम और हनीप्रीत दोनों मौजूद रहे हीरो हीरोइन के तौर पर, और इस फिल्म का निर्देशन भी राम रहीम और हनीप्रीत ने ही किया है। ये जोड़ी बहुत कुछ करती रही है और मजेदार बात यह है कि इनकी फिल्में फ्लॉप नहीं होती। हॉल में एक व्यक्ति नहीं होता लेकिन टिकटें सारी खरीद ली जाती हैं। इससे ज्यादा ब्लैक को व्हाइट करने का रास्ता और क्या मिल सकता है? बाबा राम रहीम के साथ इस वक्त हनीप्रीत भी है और हनीप्रीत की बात करें तो 2017 के दंगों के केस में मुख्य साजिशकर्ता है जो हरियाणा के पंचकुला में चल रहा है। हनीप्रीत को बाबा ने 2016 में पहले तो डेरे का ट्रस्ट चेयरमैन बनाया और अब
वाइस पैटर्न बनाकर और ताकतवर बना दिया है। हनीप्रीत यानी कि कानूनन रूप से इतनी मजबूत हो गई है, यदि बाबा राम रहीम को कुछ होता है तो वो डेरे की मालकिन होगी। हनीप्रीत का ये प्लान बेहद गोपनीय और पावरफुल है और वेल फुल प्रूफ तरीके से बाबा के इस प्लान की भनक किसी को भी नहीं है। और अब राम रहीम और हनीप्रीत का तीसरा आयाम। जी हां, हमने आज एक ही दिन में राम रहीम और हनीप्रीत के बारे में 3 बड़ी बातें आपको बताई हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा कैसे साजिश के तहत संपत्ति को हड़पना, और तीसरा देश के साथ खतरनाक खेल खेलना। यह जानकारी अब आम होती जा रही है कि राम रहीम का एजेंडा अब पंजाब की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राम रहीम को पंजाब में एंट्री नहीं है, वो पंजाब से तड़ी पार है। राम रहीम के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का इल्जाम है। इसके साथ साथ राम रहीम ने कुछ ऐसे कपड़े भी पहने थे जो गुरु नानक से मिलते जुलते थे, और राम रहीम को पंजाब में प्रवेश करने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब राम रहीम ऐसे तमाम लोगों के साथ मिलकर पंजाब में एक राजनीतिक पारी खेलने की कोशिश कर रहा है जो आतंकवाद को प्रायोजित और प्रोत्साहित करते हैं। और इस पूरे खेल में हनीप्रीत यानी कि रूहानी दीदी उसके साथ मिलकर काम कर रही है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की जड़ें खोदी जाएं। पंजाब में घुसकर टकराव की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। कई तरह के अलगाववादी नेताओं के साथ मिलकर और पूरे एक आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। पंजाब के नौजवानों को भड़काने और बरगलाने की बात की जा रही है, और इसके साथ साथ पंजाब के माहौल के साथ खिलवाड़ करने की बात की जा रही है। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इस तरह के सबूत हैं जिसके आधार पर राम रहीम के इस काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा साफ होता है, जिसके सबूत हमारे पास भी मौजूद है। अब आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो देश को तोड़ने के लिए तैयार है, एक ऐसा व्यक्ति जो पैरोल और फरलो पर बाहर निकलता है और 1.5 करोड़ मतदाताओं को प्रभावित करता है पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक तौर पर किसी महिला को अपनी बेटी बनाकर उसके नाम पर अपनी पूरी संपत्ति को ट्रांसफर करके उसे हड़प लेना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या आप किसी भी तरीके से एक धार्मिक व्यक्ति कहेंगे?